मुंबई की चकाचौंध और भागदौड़ से तंग आकर रिया और आदित्य ने जयपुर, राजस्थान के एक शांत और पुराने मोहल्ले में अपना नया आशियाना बसाया था। यह एक पुराना हवेली नुमा मकान था, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी और खिड़कियों से गुलाबी शहर की हल्की हल्की रोशनी झांकती थी। रिया, जो पुरानी चीजों, खासकर विंटेज गुड़ियों की शौकीन थी, इस मकान को अपनी कला का कैनवास मानती थी। आदित्य, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिया की हर खुशी में उसका साथ देता था। उनका रिश्ता प्यार, विश्वास और दोस्ती का एक खूबसूरत मिश्रण था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह नई शुरुआत एक भयानक रहस्य की चपेट में आने वाली थी। एक ठंडी नवंबर की सुबह, जब जयपुर की सड़कों पर कोहरा हल्का हल्का छाया था, रिया और आदित्य जौहर बाजार गए। यह बाजार अपनी प्राचीन और विचित्र वस्तुओं के लिए मशहूर था। पुराने लैंप, टूटी फूटी मूर्तियां और सदियों पुराने सामान यहां की दुकानों की शोभा बढ़ाते थे। रिया की नजर एक छोटी अंधेरी दुकान के कोने में पड़ी। वहां धूल से सनी एक लकड़ी की गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखें गहरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक जमी हुई चौड़ी मुस्कान थी, जो देखने में सुंदर लेकिन असहज करने वाली थी। रिया ने गुड़िया को पास से देखा। उसकी बनावट पुरानी थी, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। लकड़ी पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि हर रेखा में कोई कहानी छुपी लगती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रिया को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर गया। फिर भी उसने इसे एक अनोखी कलाकृति मानकर अपनी असहजता को दरकिनार कर दिया। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा रहस्यों की रेखाएं थीं, गुड़िया को बेचने में हिचक रहा था। उसने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, बेटी, यह गुड़िया सामान्य नहीं है। इसे मृत मुस्कान कहते हैं। जो भी इसे घर ले गया, उसके जीवन में सिर्फ दुख और अंधेरा आया। रिया ने उसकी बात को अंधविश्वास मानकर हंस दिया। बाबा, यह तो बस एक गुड़िया है, उसने कहा। आदित्य ने भी रिया की खुशी के लिए हामी भर दी, हालांकि उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस दिन वे उस गुड़िया को अपने साथ ले आए, अनजाने में एक प्राचीन शाप को अपने घर में आमंत्रित करते हुए। गुड़िया को हवेली के ड्राइंग रूम में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रखा गया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। रिया अपने नए घर को सजाने में मग्न थी और आदित्य अपने रिमोट प्रोजेक्ट्स में व्यस्त था। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात के सन्नाटे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में हंस रहा हो। रिया को कभी कभी लगता कि गुड़िया की काली आंखें उसे घूर रही हैं। उसकी मुस्कान, जो पहले आकर्षक लगती थी, अब भयानक लगने लगी थी। आदित्य ने इसे रिया की थकान या नए घर की आवाजों का असर माना। शायद पुरानी हवेली की दीवारें बोलती हैं, उसने मजाक में कहा। लेकिन रिया का मन नहीं माना। उसे लगता था कि गुड़िया जीवित है। जल्द ही घर में अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली के बगीचे में लगे गुलाब के पौधे, जो पहले खिले खिले थे, अब बिना किसी कारण सूखने लगे। उनका पालतू कुत्ता मैक्स, जो पहले चंचल और खुशमिजाज था, अब गुड़िया के पास जाने से डरता था। वह उस मेज की ओर देखकर भौंकता या गुर्राता था। एक रात मैक्स ने आधी रात को इतनी जोर से भौंकना शुरू किया कि रिया और आदित्य की नींद टूट गई। जब उन्होंने लाइट जलाई तो मैक्स गुड़िया की ओर देख रहा था। उसके बाल खड़े थे और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रिया और आदित्य के रिश्ते में भी दरारें पड़ने लगीं। पहले जहां वे हर छोटी बात पर हंसते और एक दूसरे का साथ देते थे, अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रिया को आदित्य पर बेवजह शक होने लगा और आदित्य को रिया की बातें अजीब लगने लगीं। उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य ताकत उनके बीच की समझ को तोड़ रही है। रिया के मन में अजीब और डरावने विचार आने लगे। कभी उसे लगता कि उसे आदित्य को चोट पहुंचानी चाहिए। ये विचार इतने अचानक और अनचाहे थे कि वह खुद डर जाती। उसे नींद नहीं आती थी और रात में उसे गुड़िया की हंसी सुनाई देती थी, कभी धीमी तो कभी तेज और भयानक। आदित्य को भी बुरे सपने आने लगे। वह सपने में खुद को एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली में पाता, जहां गुड़िया उसका पीछा करती थी। उसकी मुस्कान इतनी भयावह होती कि वह पसीने में भीग कर जाग जाता। घटनाएं और भयानक होने लगीं।
कई बार रिया और आदित्य ने पाया कि गुड़िया अपनी जगह से हल्की सी हिल गई थी। कभी उसका सिर थोड़ा झुका हुआ होता, जैसे वह उन्हें देख रही हो। एक रात आदित्य ने गुस्से में गुड़िया को उठाकर हवेली के स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब शायद शांति मिले, उसने सोचा। लेकिन अगली सुबह जब वे ड्राइंग रूम में आए तो गुड़िया वापस अपनी मेज पर थी। उसकी मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, आदित्य, यह कोई मजाक नहीं है। ये गुड़िया, यह जीवित है। एक शाम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रिया ने अचानक एक ठंडी अजनबी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो आदित्य? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। आदित्य स्तब्ध रह गया। रिया की आंखें काली और खाली थीं, ठीक गुड़िया की तरह। उसकी मुस्कान भी वही जमी हुई भयानक मुस्कान थी। यह तुम नहीं हो रिया, आदित्य चिल्लाया। रिया ने अपना सिर झटका और उसकी आंखों में सामान्यता लौट आई। वह डर गई थी। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, उसने कांपते स्वर में कहा। आदित्य ने अब गुड़िया के बारे में और जानने का फैसला किया। वह जौहर बाजार में उस बूढ़े दुकानदार के पास गया। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी कहानी सुनाई। यह गुड़िया बेटा मृत मुस्कान है। 100 साल पहले जयपुर के पास एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह अमर होना चाहता था। उसने एक मासूम बच्ची की आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। बच्ची की आत्मा की पीड़ा उसकी मुस्कान में जम गई। ये गुड़िया जो भी रखता है उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल लेती है। यह सिर्फ लकड़ी का पुतला नहीं है, यह एक शाप है। आदित्य को अब सब समझ आ रहा था। वह घर लौटा और रिया को बचाने का तरीका ढूंढने लगा। उसने रिया से कहा कि वे गुड़िया को नष्ट कर दें, लेकिन रिया ने मना कर दिया। वह मेरी दोस्त है, रिया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह मुझे समझती है। आदित्य को एहसास हुआ कि गुड़िया का मानसिक नियंत्रण रिया पर गहरा हो चुका था। एक रात स्थिति बेकाबू हो गई। रिया का व्यवहार पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया था। कभी वह सामान्य होती तो कभी उसकी आंखों में वही काली चमक आ जाती। वह अजीब बातें करती, जैसे वह रिया नहीं कोई और हो। आदित्य ने फैसला किया कि अब उसे गुड़िया को खत्म करना होगा। रात के सन्नाटे में जब रिया सो रही थी, आदित्य ने एक हथौड़ा लिया और ड्राइंग रूम में गया। गुड़िया अपनी मेज पर थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही आदित्य ने हथौड़ा उठाया, कमरे का तापमान गिर गया। हवा में सडन की गंध फैल गई। गुड़िया की आंखें लाल होकर चमकने लगीं और उसकी मुस्कान विकृत हो गई। एक भयानक चीख गूंजी, जिससे आदित्य के कान सुन्न हो गए। अचानक उसे एक दृश्य दिखा। एक पुरानी हवेली जहां एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एक लंबा काला साया उसकी ओर बढ़ा। लड़की चीखी, मुझे छोड़ दो, लेकिन साया ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा गुड़िया में समा गई। उसकी मुस्कान दर्द और भय में जम गई। दृश्य खत्म हुआ। आदित्य ने देखा कि रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर वही जमी हुई मुस्कान थी। तुम इसे नहीं तोड़ सकते आदित्य, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और अमानवीय थी। हम अब एक हैं। आदित्य डर कर पीछे हटा। वह भागना चाहता था, लेकिन रिया, या वह चीज जो रिया थी, उसके सामने खड़ी थी। उसने हथौड़ा फेंक दिया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। हवेली अब एक जेल बन चुकी थी। अगले दिन आदित्य ने एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यह जगह शापित है। इस गुड़िया को सिर्फ आग ही नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन बीच में ही वह डर कर भाग गया। यह शक्ति मेरे बस की नहीं है, उसने कहा। रिया अब पूरी तरह से गुड़िया के कब्जे में थी। वह दिन रात उस मेज के पास बैठी रहती, गुड़िया को देखती और उससे बातें करती। आदित्य ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई ताकत उसे रोक देती। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती थीं। आदित्य को अब एहसास हो गया था कि वह इस शाप से कभी नहीं बच पाएगा। हर रात उसे रिया की काली आंखें और जमी हुई मुस्कान दिखती थी। गुड़िया अपनी मेज पर बैठी रहती, उसकी मुस्कान कभी नहीं मिटती थी। हवेली में अब सिर्फ एक भयानक हंसी गूंजती थी और आदित्य का दिमाग धीरे धीरे उस अंधेरे में खो रहा था। जयपुर की उस शांत हवेली में
अब सिर्फ एक अंतहीन शाप और एक मुस्कान बाकी थी जो कभी नहीं मिटती थी। और इसी के साथ रिया और आदित्य की कहानी का अंत होता है। एक ऐसी कहानी जहां मुस्कान मौत से भी ज्यादा डरावनी साबित हुई। क्या आप भी ऐसी किसी रहस्यमयी गुड़िया, शापित चीज या किसी अनसुनी कहानी के बारे में जानते हैं? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहां अजीबो-गरीब घटनाएं होती हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियों और रहस्यों से अपडेट रहें। अगली बार तक अपने आसपास के अनसुने रहस्यों को खोजते रहिए।